नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एसएससी पल्स पर। आज पॉलिटी की हमारी क्लास 4 है और आज हम उन सभी स्तंभों को कवर करेंगे जिनसे एसएससी हर साल सवाल पूछता है। वो है भारत का महान्यायवादी, संघीय विधायिका और संसदीय समितियां। तो जिन्होंने पहले की 3 क्लास नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो देख लेते हैं। क्या था वो? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान प्राप्त है? ए अनुच्छेद 110 के तहत, बी अनुच्छेद 123 के तहत, सी अनुच्छेद 213 के तहत और डी अनुच्छेद 72 के तहत। तो किसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का दोनों सदन या फिर एक सदन नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये नॉर्मल अधिनियम की तरह ही होता है। जैसे संसद कोई अधिनियम पारित करती है उसी ही तरह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। तो हो गया ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना, बी कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, सी राज्य सरकार को सलाह देना और डी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना। तो क्या है महान्यायवादी का कर्तव्य? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। तो किसमें महान्यायवादी का जिक्र है? अनुच्छेद 76 में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, यानी सही शब्दों में मंत्री परिषद। ठीक है। महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं महान्यायवादी के कार्य या कर्तव्य क्या हैं। तो क्या है? भारत सरकार का वकील होता है। भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य मतभेद होने पर भारत सरकार का पक्ष रखता है। तो ये सारे क्या है? महान्यायवादी के कर्तव्य हैं। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? एम शीतलवाड़। और वर्तमान 16वें महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? यानी महान्यायवादी की योग्यता क्या है? ऑप्शन ए विधानसभा का सदस्य, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष और डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो क्या है योग्यता? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी ऑप्शन डी। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बनने की योग्यता किसमें है? आर्टिकल 124 में। क्या है वो? पहली, भारत का नागरिक हो। सेकंड क्या है? 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो, या 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता हो। तो उसे राष्ट्रपति क्या बना देता है? क्या नियुक्त करता है? महान्यायवादी। ठीक है, हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद और डी राज्यसभा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी विधान परिषद भारत की संसद का अंग नहीं है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान के अनुसार संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में। संविधान में भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद की संज्ञा दी गई है। संसद भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति यद्यपि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किंतु इसे संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया जाना संसदीय प्रणाली के सिद्धांत के अनुरूप कार्यपालिका और विधायिका की पारस्परिकता को व्यक्त करता है। यानी ये कार्यपालिका और विधायिका के प्रति एक मीडिएटर का काम करता है।
इसलिए इसको संसद का अंग बनाया गया है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियां बनाने की शक्तियां किसके पास है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी राजनीतिक दबाव समूह, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी संसद। अनुच्छेद 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम लोकसभा और राज्यसभा होगा। यानी संसद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 के तहत संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून को बदल सकती है और उनको समाप्त कर सकती है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यानी राष्ट्रपति सिर्फ साधारण विधेयक पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के ऊपर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं हो तो कौन करता है? उपाध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कारण, क्या क्या कारण है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं? यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, यानी एक सदन तो विधेयक पास कर दे और दूसरा नहीं करे, या फिर उसको दोनों मानने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर कोई एक सदन 6 महीने तक विधेयक को अपने पास रख ले, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कर सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 108 में ये उल्लेखित नहीं है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये व्यवस्था संसदीय प्रणाली के नियमों के तहत स्थापित की गई है। यानी 108 में ये उल्लेख संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की लोकसभा अध्यक्षता करेगा, ये उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ संसदीय प्रक्रियाओं के तहत मान लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। ऑप्शन ए संसदीय कार्य समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी सूचना व प्रसारण मंत्री। यानी लोकसभा अगर भंग हो जाए तो भी वो नई लोकसभा आने तक अपने पद पर रहता है, तो कौन रहता है? ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। संविधान का अनुच्छेद 94 ये प्रावधान करता है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा जब तक कि अगली लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती है। यानी वो तुरंत अपना पद खाली नहीं करता है, वो नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति या डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो कौन कर सकता है लोकसभा को भंग? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल दिया है 5 वर्ष, यानी लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए ये केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। बी इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है।
या सी इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और डी लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो क्या होगा इसका गलत, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए क्या है? ये केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, नहीं कि निजी सदस्य द्वारा। तो ये सही है। हाँ, धन विधेयक सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या है? इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद ही अपने आप हो जाएगा। तो यानी बी गलत है। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। 109 में क्या है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। और धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। 14 दिन के बाद वो अधिनियम अपने आप पारित मान लिया जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या कोई संशोधित की अगर वो दी गई है सिफारिश धन विधेयक को, तो मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद में दी गई है। बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक यानी किस अनुच्छेद के तहत बजट प्रस्तुत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 112, बी 122, सी 123 और डी 121। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, यानी पूरे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट क्या होता है? सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए बहुमत दल का शासन, बी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सी लोकसभा का विघटन और डी सामूहिक साझेदारी। तो क्या नहीं है संसदीय सरकार का विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो अब देखते हैं कि संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या होती है। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, बी बहुमत प्राप्त दल का शासन, नेक्स्ट क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, अगली क्या है? राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और नेक्स्ट है निचले सदन का विघटन, और नेक्स्ट है गोपनीयता। यानी सिर्फ जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति, और सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री, यानी नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा क्या है? बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी जिसको बहुमत मिलेगा उसका ही शासन होगा। और थर्ड है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सभी जो हैं, जो मंत्री हैं वो सभी संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। राजनीतिक एकरूपता, यानी उनमें एक दल के प्रति वो ज़्यादा वो रहते हैं। दोहरी सदस्यता, यानी वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? प्रधानमंत्री ही देश का प्रमुख होता है। और नेक्स्ट क्या है? निचले सदन का विघटन, यानी लोकसभा का विघटन हो जाता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। और है लास्ट है गोपनीयता, यानी जो मंत्री होते हैं वो एक गोपनीयता के तहत कार्य करते हैं। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अध्यक्षात्मक प्रणाली का की विशेषता, यानी राष्ट्रपति शासन की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए है एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, बी है प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, सी है एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, और डी है सार्वजनिक उपक्रम की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर? कौन सा सही है? सिर्फ ऑप्शन ए ही सही है, यानी एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ये सी डी तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अब देखते हैं अलग अलग देखते हैं इनकी। पहले देखते हैं प्राक्कलन समिति।
तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। और कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। और इस जो समिति का अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये किसकी विशेषता है? प्राक्कलन समिति की। सेकंड देखते हैं लोक लेखा समिति। तो फर्स्ट क्या है? इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यानी इसमें लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। प्राक्कलन में कितने थे? 30। और 22 में लोक लेखा समिति में 22 में कितने लोकसभा से होते हैं? 15 और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। यानी लोक लेखा समिति की विशेषता क्या है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो कोई विपक्ष का होगा। और इसका भी मतलब कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी हो गई। अब तीसरी क्या है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसकी कुल सदस्यता कितनी होती है? 22। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से एक को मनोनीत किया जाता है। यानी समिति की जो अध्यक्ष है वो लोकसभा सदस्यों में से एक को मनोनीत किया जाता है। यानी ये सत्ताधारी पार्टी का ही नेता होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी पार्टी से ही होता है। किसी भी केंद्रीय मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। यानी तीनों ही समितियों में कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता और कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, हो गई ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है। ए है 1 महीने का, बी 6 महीने का, सी 9 महीने का और डी 3 महीने का। तो संसद के 2 सत्रों के बीच कितना गैप हो सकता है? ऑप्शन बी 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि 1 वर्ष में संसद के कम से कम 2 अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। यानी 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन तो हो। और वैसे कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहले होता है बजट सत्र, फिर आता है मानसून सत्र और लास्ट में आता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है कार्य मंत्रणा समिति और ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। तो किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति प्लस प्राक्कलन समिति जुड़वा बहन है, क्योंकि ये दोनों समिति एक दूसरे के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यानी कब से शून्यकाल मतलब संसद में प्रणाली में शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1952, बी 1962, सी 1971 और डी 1985। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1962। ये एक इंडियन इनोवेशन है जो 1962 से चला आ रहा है। ये प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू किया जाता है। यानी ये सिर्फ इंडिया में ही है। इसका जो शून्यकाल है वो सिर्फ इंडिया में ही है और ये प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह ऑप्शन ए समिति का साधारण सदस्य रहता है, ऑप्शन बी स्वाभाविक रूप से समिति का अध्यक्ष बन जाता है, ऑप्शन सी समिति के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी स्वाभाविक रूप से समिति का अध्यक्ष बन जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, अर्थात जब भी उसे संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। यानी जब भी उसे संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है उपाध्यक्ष को, तो वो खुद उसका अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? कटौती प्रस्ताव को केवल किस में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, और डी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यसभा में। तो किस में किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में। बजट से जुड़े सारे बड़े फैसले सिर्फ लोकसभा में ही लिए जाते हैं, यानी बजट से जुड़ी हुई कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है, कुछ भी करना है तो वो किस में आएगा? लोकसभा में, उसी में मतदान होता है, लोकसभा में ही मतदान होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संसद की किस समिति को किफायती समिति भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक उपक्रम समिति, और डी विशेषाधिकार समिति। तो किस समिति को किफायती समिति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ये सुझाव देती है कि प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययिता के संदर्भ में क्या वैकल्पिक उपाय या नीति अपनाई जा सकती है, यानी ये मितव्ययिता यानी खर्चे को कैसे कम किया जाए, इसका सुझाव देती है, इसलिए इसको किफायती समिति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संसद शब्दावली में सदन का पटल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए वह स्थान जहां अध्यक्ष बैठते हैं, ऑप्शन बी वह स्थान जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र सदस्यों के अवलोकन के लिए रखे जाते हैं, ऑप्शन सी सदन की वह मेज जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, और ऑप्शन डी वह स्थान जहां केवल बजट की प्रतियां रखी जाती है। तो सदन का पटल किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी वह स्थान जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्र सदस्यों के अवलोकन के लिए रखे जाते हैं। सदन के पटल पर वे सभी दस्तावेज रखे जाते हैं जिन्हें मंत्री या सदस्य सभी को दिखाना चाहते हैं। जब कोई मंत्री कहता है कि मैं इन कागज को सदन के पटल पर रखता हूं, तो इसका अर्थ है कि वह इन्हें सार्वजनिक रिकॉर्ड में डाल रहा है, यानी इसे कोई भी देख सकता है जो चाहे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इतने थे आज के क्वेश्चन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, क्या भारत का महान्यायवादी अपनी निजी वकालत कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ बिना किसी शर्त के, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं, और सी हाँ लेकिन वह सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता, और डी केवल राष्ट्रपति की विशेष लिखित अनुमति के बाद ही। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।